हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू जीएसआईक्यू डेली करंट अफेयर सेशन। इस सेशन में हम लोग करंट अफेयर्स, स्टैटिक एंड टॉपिक के लास्ट में एक एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। तो चलिए वन बाय वन शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक होगा आज का नीपा वायरस इन्फेक्शन से रिलेटेड। दूसरा एचपीवी एचआर प्लस टेस्ट से रिलेटेड। उसके बाद अभी LMV3 का जो टेक्नोलॉजी है उसे प्राइवेट सेक्टर्स को ट्रांसफर करने की बात की गई है, इससे रिलेटेड होगा। देन इंडिया और नेपाल के बीच क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस को लेकर एक एग्रीमेंट हुआ है और ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट के बारे में होगा। तो वन बाय वन देखते हैं। पहला है नीपा वायरस इन्फेक्शन। ये अभी चर्चा में क्यों है? क्योंकि 10 जून को केरल के कोझिकोड में एक 40 वर्षीय व्यक्ति नीपा वायरस से संक्रमित पाया गया था। तो इनको वेंटिलेटर पर रखा गया और इसके जो नमूने हैं वो राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान पुणे में जांच के लिए भेजा गया था, कंफर्मेशन के लिए। ठीक है, तो नीपा वायरस एक जोनोटिक बीमारी है जो फल खाने वाले चमगादड़ों और सिवरों से फैलती है। समझते हैं पहले नीपा वायरस को। नीपा वायरस एक जोनोटिक वायरस है। इससे पहले दो चीज आपको समझना होगा। एक चीज तो जेनेटिक और दूसरा जोनोटिक, इन दोनों में अंतर क्या है? जेनेटिक जो होता है वो DNA RNA आधारित वायरस होता है। मतलब ऐसा दुनिया का कोई भी वायरस नहीं है इसमें DNA या RNA नहीं होगा। कोई भी वायरस होगा या तो उसमें DNA पाया जाएगा या तो उसमें RNA पाया जाएगा। ध्यान रहे कि किसी भी ऐसा कोई भी वायरस नहीं है जिसमें DNA और RNA दोनों पाया जाता है। उसमें या तो DNA पाया जाएगा या RNA पाया जाएगा। ठीक है, तो इसके पास अपना खुद का जेनेटिक कोड होता है। जो जो जेनेटिक वायरस होते हैं उसके पास अपना खुद का जेनेटिक कोड यानी RNA या DNA होता है। और जैविक रूप से दुनिया के सारे वायरस जेनेटिक वायरस कहलाते हैं। ठीक है, और दूसरा शब्द है हमारा जोनोटिक। इसका मतलब होता है कि जानवरों से इंसानों में फैलना। जोनोटिक का यही मतलब होता है। ये फैलता कैसे है? तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आने से फैलता है, इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आने से फैलता है, या फिर वेक्टर्स के माध्यम से फैलता है, या फिर ह्यूमन टू ह्यूमन कॉन्टैक्ट में आने से फैलता है। समझते हैं इसको। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट का मतलब है कि अगर कोई जानवर संक्रमित है और आप उसको अगर छूते हैं या उसका जो सलाइवा है उसके संपर्क में आते हैं, या अगर वो आपको काट ले या नोच ले, तो ऐसे में आपके अंदर वो वायरस आ सकता है। ठीक है, जैसे आप एग्जांपल्स रेबीज को ले लो। कुत्ता अगर किसी को नोच लेता है या काट लेता है तो उस व्यक्ति के अंतर्गत रेबीज वायरस आ जाता है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आने से हुआ। इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट की बात करें तो अगर कोई संक्रमित जानवर है तो उसका जो मलमूत्र होता है या उसका जो रहने की जगह होता है, आप उसके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आते हैं, संपर्क में आते हैं, तो भी ये वायरस आप में आ सकता है। तीसरा है वेक्टर्स, यानी कीट पतंगों के काटने से भी ये फैलता है। जैसे मच्छर हो गया, अगर कोई संक्रमित है, कोई जानवर या कोई व्यक्ति इससे संक्रमित है, ठीक है, इस मच्छर के द्वारा अगर ये मच्छर उसको काटा है और फिर आपको काट ले तो फिर ये आप में आ सकता है। या फिर टिक्स के काटने से फैलता है। टिक्स जो होता है ये 8 पैरों वाला एक कीट होता है जो झाड़ियों में या लंबे लंबे घासों में पाया जाता है। ठीक है, ये टिक्स है, आप देख सकते हैं। तो टिक्स और मच्छर के भी काटने से ये फैलता है जोनोटिक वायरस। ह्यूमन टू ह्यूमन से भी फैलता है। जैसे कोविड-19 जो था, ये एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति से संपर्क में आने से फैल रहा था। ठीक है ना? तो अब आइए समझते हैं निपा वायरस को। तो ये एक जोनोटिक वायरस है और ये RNA बेस्ड वायरस है। मतलब इसमें DNA नहीं पाया जाता है। इसका फैमिली जो है वो पैरामिक्सोविरिडे फैमिली है। ये पैरामिक्सोविरिडे से फैमिली से बिलोंग करता है। और इसका जो जीनस है वो हेनिपा वायरस है। ठीक है, सबसे पहले इसे 1998 में मलेशिया के एक गांव में, काम्पुंग सुंगई नीपा कह के एक गांव था, वहां पे सुअर पालकों में पाया गया था। वो जो काम्पुंग सुंपई नीपा गांव था, वहां के जो सुअर पालक थे वो इससे नीपा वायरस से संक्रमित हो गए थे। पहली बार तभी इसकी चर्चा हुई थी। ठीक है, एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जो नीपा वायरस होता है इसका नेचुरल रिजर्वायर होता है फ्रूट बैट्स। यानी फ्रूट बैट्स, ये वाला जो है फल खाने वाले जो चमगादड़ हैं, ये इसका नेचुरल रिजर्वायर होता है। इसका मतलब ये है कि जो फल खाने वाले चमगादड़ है, नेचुरली उसमें नीपा वायरस पाया जाता है और इसका जो शरीर है उसके अनुकूल बनाया जाता है। मतलब उसमें नीपा वायरस रहेगा ही रहेगा। और दूसरी बात यह है कि उससे इस चमगादड़ को कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, इससे कुछ नहीं होता। इसी नीपा वायरस के सलाइवा से, ब्लड से या उसके मलमूत्र से ये फैलता है। ठीक है, ये जो फ्रूट बैट्स है इसे हम फ्लाइंग फॉक्सेस भी कहते हैं, फ्लाइंग फॉक्सेस, और ये टेरोपस जीनस से संबंधित है। भारत के अगर संदर्भ में बात करें तो पहला मामला भारत में 2001 में पश्चिम बंगाल की सिलीगुड़ी में पाया गया था। अगर इसके मृत्यु दर की बात करें तो 40 से 75% इसका मृत्यु दर है। ये वर्ल्ड वाइड है, पूरी दुनिया में इसका मृत्यु दर 40 से 75% है। ये मस्तिष्क का जो सूजन होता है और सांस की बीमारी, ये दो तरह की इससे बीमारी होती है, मस्तिष्क का सूजन और सांस की बीमारी। ठीक है, NIV पुणे की बात करें तो इसका मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, और ये इंडिया का वायरोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट है। ठीक है, ICMR के प्रमुख संस्थानों में से एक है NIV। इसका मतलब होता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। यहाँ पे आप देख लीजिए कैसे फैलता है। ये नीपा वायरस है। ठीक है, ये फ्रूट बैट्स में गया,
देन फ्रूट बैट्स अगर किसी फल पे फ्रूट्स पे जाके बैठता है, ठीक है, वहाँ पे अपना सलाइवा या ब्लड उसका छूट जाता है या उसका मलमूत्र उस पे छूट जाता है, फिर उसको मनुष्य खाते हैं और मनुष्य का जो केयर टेकर होता है या उसके जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वो एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आने से फैल जाता है। दूसरा, ये सूअरों से भी मनुष्य में फैलता है, जैसे ये सूअर मनुष्य के संपर्क में आएगा, फिर ये मनुष्य में जाएगा और फिर ये उसके केयर टेकर एंड फैमिली मेंबर्स में फैलता है। आइए इसका अब एमसीक्यू देख लेते हैं। इसका एमसीक्यू है कि हाल ही में चर्चा में रहा नीपा वायरस इन्फेक्शन मुख्य रूप से किस जीव से मनुष्य में फैलता है? ऑप्शन है कबूतर, फलाहारी चमगादड़, खरगोश और कछुआ। तो इसका ऑप्शन बी जो फलाहारी चमगादड़ होगा ये सही होगा। अगला टॉपिक है हमारा हाल ही में भारत द्वारा मान्यता प्राप्त प्रोनेट एचपीवी एचआर प्लस टेस्ट किट का उपयोग किस रोग के स्क्रीनिंग के लिए किया जाता है? तो टॉपिक हमारा है ट्रोनेट एचपीवी एचआर प्लस टेस्ट से रिलेटेड। तो भारत ने ट्रोनेट एचपीवी एचआर प्लस टेस्ट नाम की पहली स्वदेशी, ध्यान दीजिएगा ये स्वदेशी इंडिजीनियस है, एचपीवी वायरस टेस्ट किट को अभी सफलतापूर्वक मान्यता दिया है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? तो महिलाओं में जो सर्वाइकल कैंसर होता है उसका सटीक जांच हो सके और कम खर्चे में जांच हो सके। इससे क्या होगा, समय रहते इसका सही से इलाज हो पाएगा। ये इसका उद्देश्य है। ट्रोनेट एचपीवी एचआर प्लस जो टेस्ट किट है इसका यही उद्देश्य है। ठीक है, ट्रोनेट एचपीवी एचआर प्लस टेस्ट किट की बात करें तो ये एक स्वदेशी डायग्नोस्टिक टेस्ट किट है। इसका उपयोग महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर की शुरुआती जांच के लिए किया जाता है। एचपीवी का मतलब होता है ह्यूमन पैपिलो वायरस। ये वायरसों का एक बहुत बड़ा समूह होता है। ठीक है, और ये त्वचा और शरीर के श्लेष्मा झिल्ली को प्रभावित करता है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस में से ये एक है। इसका मतलब ये है ये जो वायरस है ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड हो सकता है। ठीक है, एक चीज़ ध्यान में दीजिएगा कि वैसे दुनिया में ऐसे व्यक्ति जो यौन रूप से एक्टिव हैं वो कभी ना कभी अपने लाइफ में इस वायरस से संक्रमित होंगे ही होंगे, ये तय होता है। ठीक है, एचपीवी के 200 से अधिक स्ट्रेंथ्स होते हैं। ठीक है, और इनके जो टोटल 200 स्ट्रेंथ्स हैं इसको दो श्रेणियों में बांटा जाता है, हाई रिस्क एचपीवी स्ट्रेन और लो रिस्क एचपीवी स्ट्रेन। तो जो हाई रिस्क एचपीवी स्ट्रेंस होता है, एचपीवी 16 और एचपीवी 18 इसके तो एग्जाम्पल्स हैं। ये जो एचपीवी 16 और 18 होता है दुनिया के लगभग 70% सर्वाइकल कैंसर का कारण यही होता है। ठीक है, सर्वाइकल कैंसर की बात करें तो ये होता कहाँ पे है? ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसका एक पार्ट होता है सर्विक्स। ठीक है, सर्विक्स में होता है, समझते हैं इसको। ये पूरा आप देख रहे हैं, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ठीक है, ये ओवरी है, ये फेलोपियन ट्यूब है, ये जो है यूट्रस है। इसी को हम लोग बच्चादानी भी कहते हैं, गर्भाशय कहो बच्चादानी कह लो। इसका जो ये जो मुख वाला हिस्सा होता है पतला सा, इसी जगह पे सर्वाइकल कैंसर होता है। इसको हम लोग सर्विक्स कहते हैं। ठीक है, इसी जगह पे सर्वाइकल कैंसर होता है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो एक पार्ट होता है सर्विक्स, वहाँ पे सर्वाइकल कैंसर होता है। और पूरी दुनिया में अकेले भारत में 25% सर्वाइकल कैंसर पाया जाता है। और भारत में लगभग 1,25,000 से अधिक मामले प्रतिवर्ष सर्वाइकल कैंसर के मिलते हैं, जिसमें से 70 से 80,000 मामले में मौत हो जाता है। ठीक है, एमसीक्यू देख लेते हैं इसका। तो अभी जो ट्रोनेट एचपीवी एचआर प्लस टेस्ट किट का उपयोग जो डेवलप किया गया है, इसका उपयोग किस रोग को स्क्रीनिंग करने के लिए किया जाता है? तो सर्वाइकल कैंसर के लिए। ठीक है, ये ट्रोनेट एचपीवी एचआर प्लस टेस्ट किट है। यहाँ पे देख, अगला टॉपिक है हमारा, हाल ही में इन स्पेस ने किस भारतीय लॉन्च व्हीकल के प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और व्यावसायीकरण के लिए कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो इन स्पेस एक संस्था है, इन्होंने LVM-3 जो लॉन्च व्हीकल है इसका टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए अभी एक इन्होंने आमंत्रण जारी किया है। इससे रिलेटेड ये टॉपिक है, समझते हैं इसको। तो इसरो के सबसे भारी और शक्तिशाली रॉकेट LMV-3, हम इसे बाहुबली भी कहते हैं, LMV-3 की जो टेक्नोलॉजी है उसको प्राइवेट सेक्टर्स को ट्रांसफर करने के लिए इन स्पेस ने आमंत्रण जारी किया है। इससे क्या होगा? तो इससे प्राइवेट सेक्टर को LMV-3 के मैन्युफैक्चरिंग, ऑपरेशन एंड कमर्शियलाइजेशन का अधिकार दिया जाएगा। मतलब अब प्राइवेट सेक्टर LMV-3 को बना सकेंगे, ऑपरेट कर सकेंगे, यानी लॉन्च कर सकेंगे। और ठीक है, कमर्शियलाइजेशन का मतलब है कि अगर वो इससे व्यापार भी कर सकते हैं, जैसे बाकी देश भी हैं वो अपने यहाँ के सैटेलाइट्स को लॉन्च करना चाहें तो ये प्राइवेट सेक्टर्स उसको LMV-3 से लॉन्च कर सकते हैं। उद्देश्य क्या है? तो इसरो को बड़े मिशनों के लिए फ्री रहना, जैसे बड़े मिशन हो गया, गगनयान हो गया, चंद्रमा से रिलेटेड मिशन हो गया या मंगल मिशन हो गया, इस तरह के बड़े मिशनों के लिए इसरो को फ्री कर देना। और रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का निर्माण करने के लिए इसरो को फ्री कर देना। और जो रॉकेट उत्पादन और लॉन्च की रफ्तार बढ़ाना, अभी क्या है कि इसरो पूरे साल में 3-4 ही रॉकेट बना पाती है और लॉन्च कर पाती है। अगर ये कॉमर्शियलाइज हो जाएगा, प्राइवेट सेक्टर्स को मिल जाएगा, तो इससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लॉन्च व्हीकल्स होगा उसका निर्माण होगा।
ठीक है, और ग्लोबल स्पेस मार्केट पर कब्जा हो पाएगा। इससे आत्मनिर्भर भारत और इकोसिस्टम का भी निर्माण होगा। LMV3 की बात करें तो इसका मतलब होता है लॉन्च व्हीकल मार्क 3, इसरो की सबसे भारी शक्तिशाली और अत्याधुनिक रॉकेट है ये। इससे पहले हम GSLV Mk3 के नाम से जानते थे। इसका हाइट 43.5 मीटर है और वजन 640 टन है। 4 मीटर का डायामीटर होता है इसका। तो LMV3 का उपयोग बड़े मिशनों के लिए किया जाता है, जैसे चंद्रयान 2 हो गया, चंद्रयान 3 मिशन हो गया। इन मिशनों के लिए LMV3 का यूज किया जाता है। और इसके अलावा वन वेब, ठीक है, ये ONEWEB है। वन वेब ये ब्रिटेन की एक कंपनी है, इन्होंने 72 कॉमर्शियल सैटेलाइट को लॉन्च कराया था। तो ये जो 72 कॉमर्शियल सैटेलाइट का लॉन्च हुआ था, ये LMV3 से ही किया गया था। LVM3 से किया गया था, 2 चरणों में किया गया था, ठीक है। इसरो की बात करें तो इसका मतलब होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और ये दुनिया की 6 सरकारी अंतरिक्ष एजेंसियों में से एक है, ठीक है। इसका स्थापना 15 अगस्त 1969 को किया गया था। इसके फाउंडर थे डॉक्टर विक्रम साराभाई। डॉक्टर विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। जो इसरो का पहला उपग्रह था वो था आर्यभट्ट। इसे 19 अप्रैल 1976 को सोवियत संघ की मदद से लॉन्च किया गया था। और इसरो अपने सारे रॉकेट्स को SDSC से लॉन्च करता है। SDSC का मतलब होता है सतीश धवन स्पेस सेंटर। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है ये SDSC, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित है। और जो इसरो के प्रमुख रॉकेट्स हैं वो है PSLV, GSLV, इसका नाम बदल के LVM3 कर दिया है, और SSLV। यह प्रधानमंत्री कार्यालय और अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत काम करता है इसरो। और अभी जो इसके चेयरमैन है वो है डॉक्टर V नारायणन। इन स्पेस की बात करें तो इसका मतलब होता है इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। ये भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग के तहत एक स्वतंत्र और स्वायत्त नोडल एजेंसी है। इसकी स्थापना जून 2020 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर अहमदाबाद में है। ये आपका रहा LVM3 रॉकेट, ठीक है। इसकी हाइट जो है लगभग 14 मंजिला बिल्डिंग के जितना होगा और इसका वजन 100 हाथियों के लगभग बराबर होगा, ठीक है। तो इसका MCQ देख लेते हैं। हाल ही में इन स्पेस ने किस भारतीय लॉन्च व्हीकल के प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और व्यवसायीकरण के लिए कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो LVM3, इसका आंसर होगा LVM3। LVM3 आंसर होगा इसका, ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा, भारत के UPI को नेपाल के नेशनल पेमेंट इंटरफेस यानी NPI से जोड़ने के लिए किन 2 संस्थाओं ने आपस में समझौता किया है? तो अभी क्या हुआ है कि भारत और नेपाल के बीच एक समझौता हुआ है। इसके तहत हमारे यहाँ का जो UPI है उसको NPI से जोड़ा जाएगा। NPI नेपाल का पेमेंट सिस्टम है, ठीक है। तो भारत और नेपाल के बीच एक क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस की सुविधा शुरू की गई है। इस सुविधा के अनुसार भारत के UPI और नेपाल के NPI को जोड़ा गया है। और इसकी शुरुआत, ये सुविधा जो है 6 जून 2026 को ही लागू हो गई थी, लेकिन आधिकारिक घोषणा वित्त मंत्रालय के द्वारा इसकी 11 जून 2026 को किया गया है। यह समझौता NIPL और NCHL के बीच हुआ है। NIPL का मतलब होता है NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड और NCHL का मतलब होता है नेपाल क्लियरिंग हाउस लिमिटेड। UPI की बात करें तो इसका मतलब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है। इसे NPCI ने डेवलप किया है। NPCI का मतलब नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया होता है। UPI को RBI रेगुलेट करता है और ये हमें P2P यानी पीयर टू पीयर और पर्सन टू मर्चेंट पेमेंट सिस्टम प्रोवाइड कराता है। अच्छा, पीयर टू पीयर पेमेंट सिस्टम का मतलब होता है कि अगर कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पेमेंट कर रहा है तो ये पीयर टू पीयर हो जाएगा। पीयर टू मर्चेंट का मतलब होता है कोई व्यक्ति अगर किसी व्यापारी को पेमेंट कर रहा है या किसी दुकानदार को पेमेंट कर रहा है तो वो पर्सन टू मर्चेंट यानी P2M होता है। NPI ये नेपाल का नेशनल पेमेंट इंटरफेस है, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ का UPI है वैसे ये नेपाल का NPI है, ठीक है। वर्तमान में UPI 9 देशों में कार्य कर रहा है, ठीक है। भारत के बाहर 9 देशों में कार्य कर रहा है, सिंगापुर, UAE, फ्रांस, मॉरिशस, नेपाल, भूटान, कतर, श्रीलंका और कंबोडिया में। हम क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस की बात कर रहे थे, तो ये क्या होता है, तो बैंकिंग या डिजिटल पेमेंट सिस्टम के माध्यम से नेशनल बॉर्डर के पास मनी ट्रांसफर करना। इसका मतलब ये है कि जैसे मैं इंडियन हूँ और अगर मैं इंडिया के बाहर किसी और देश में जा रहा हूँ और अगर हम वहाँ पे अपने UPI जैसे गूगल पे, फ़ोन पे से पेमेंट कर रहे हैं तो ये जो पूरा सिस्टम होगा इसी को क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस सिस्टम कहते हैं, ठीक है। ये UPI, ये NPI। MCQ देख लेते हैं इसका। तो भारत के UPI को नेपाल के NPI से जोड़ने के लिए किन 2 संस्थाओं ने आपस में समझौता किया है, तो वो NIPL और NCHL है, ठीक है। ऑप्शन बी NIPL और NCHL। अगला टॉपिक है हमारा, जून 2026 में वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट्स के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है। मतलब ये जो टॉपिक है वो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट से रिलेटेड है। अभी वर्ल्ड बैंक ने इस रिपोर्ट को जारी किया है और इस रिपोर्ट के अनुसार जो वित्तीय वर्ष 2026-27 है हमारा, उसके लिए भारत का GDP ग्रोथ का अनुमान इन्होंने 6.6% का लगाया है। और जो फाइनेंशियल ईयर 28 है यानी 2027-28, इसके लिए उन्होंने
72% का अनुमान लगाया है, जबकि फाइनेंशियल ईयर 29 के लिए 7% का अनुमान इन्होंने लगाया है। और इसके अलावा जो वैश्विक विकास दर है, जो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट है, इनका कहना है कि जो वर्ष 2026 होगा, इसका वैश्विक विकास दर 2.5 रहेगा, ये इसका अनुमान है। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट जो है, इसे वर्ल्ड बैंक जारी करता है और इसे साल में 2 बार जारी किया जाता है, एक तो जनवरी में और दूसरा जून में। ठीक है, वर्ल्ड बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना 1944 में हुई थी, IMF के साथ हुआ था। ध्यान दीजिएगा, जब इसकी स्थापना हुई थी तब ये IBRD कहलाता था। ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के तहत IMF और IBRD की स्थापना की गई थी। ठीक है, बाद में ये जो IBRD है, ये ब्रेटन वुड्स बाद में ये वर्ल्ड बैंक बन गया, IBRD बाद में वर्ल्ड बैंक बन गया। और इस वर्ल्ड बैंक के अंतर्गत 2 संस्थाएं आती हैं, IBRD और IDA। अभी क्या है, वर्ल्ड बैंक में टोटल 189 कंट्रीज इसके मेंबर हैं और भारत इसका सदस्य है। वर्ल्ड बैंक 2 बड़े रिपोर्ट्स जारी करते हैं, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स और वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स। एक है वर्ल्ड बैंक ग्रुप। हमने देखा कि वर्ल्ड बैंक जो है, इसमें केवल 2 इंस्टीट्यूशंस हैं, IBRD और IDA, जबकि जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप, इसमें टोटल 5 इंस्टीट्यूशंस हैं, IBRD, IDA, IFC, MIGA, ICSID। ये जो IBRD, IDA, IFC और MIGA है, भारत इन चारों का सदस्य है, जबकि ICSID का सदस्य नहीं है। ठीक है, इसके अलावा IBRD और IDA ये दोनों मिलकर वर्ल्ड बैंक का निर्माण करते हैं। ये वर्ल्ड बैंक का ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट है, ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप के द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसे जारी किया जाता है। ठीक है, MCQ देख लेते हैं। तो अभी इन्होंने कितना अनुमान लगाया है, हमारे इंडिया का जो फाइनेंशियल ईयर 27 है, इसका इकोनॉमिक ग्रोथ का 6.6% लगाया है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।